हम बात कर रहे थे इस पेपर के अंदर कि जो 4 ऑप्शन देता है, अगर उनमें से एक आंसर है तो आप क्या करेंगे, बाकी के 3 आंसर्स क्यों नहीं है, वो किसने लिखे हैं, कब लिखे हैं, थोड़ा वो जानकारी भी आप अपने पेपर में साथ में करो। एक अच्छा आपके लिए काम रहेगा। चलो बात करते हैं। ये स्पेशल एजुकेशन 2015-18 का एक पेपर है। वॉल्टर पैटर वॉज द इनिशिएटर ऑफ, जब हम विक्टोरियन एज पढ़ रहे थे तब हम बात कर रहे थे एस्थेटिसिज्म, और वॉल्टर पैटर वो व्यक्ति है जो आर्ट फॉर आर्ट से एक वर्ड को कोइंट करता है। तो ये एस्थेटिसिज्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एस्थेटिसिज्म से जुड़ा हुआ है। क्लियर है क्वेश्चन? अविनाश, अगर पढ़ रहे हो तो क्लियर होगा आप लोगों के। रूबी, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? है ये टॉपिक अब थोड़ा सा लग रहा है कुछ कंट्रोल में आ रहा है, हालांकि आप बीच में आई थी टॉपिक शायद, है लेकिन पढ़ लिया आपने ना। पोएट्री डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स फार फेच्ड इमेजेस एंड कंसीट। कंसीट का नाम आते ही है ना, और फार फेच्ड इमेजेस यूज करता है, कंसीट यूज करता है, तो इसमें क्या होना चाहिए? मेटाफिजिकल। कई बार क्वेश्चन आया ही है ना। Which one of the following poet does not belong to the romantic school of poetry? रोमांटिक से वर्ड्सवर्थ जुड़ा हुआ है, ये पोप हमेशा आता है नाम, और ये कभी जुड़ा हुआ नहीं है इससे। लॉर्ड बायरन भी है, सैमुअल टेलर कॉलरिज भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, ये थोड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, कि मैच करवा ले आपसे कॉलम। ये हमारे इन्होंने थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था इनको। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऑड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी लिखा है। पीबी शेली ने ऑड टू द वेस्टमिंड लिखा है। एस.टी. कॉलरिज ने ओड टू ऑटम लिखा है, नहीं। जॉन कीट्स ने लिखा है ऑड टू ऑटम, तो ये गलत हो गया। जॉन कीट्स ने ऑड ऑन ग्रेशन लिखा है, ये तो ठीक है, ये गलत है। किसने लिखा है ये? मैं इस तरह की बातें कह रहा हूं, ये लिख दो इस पे आप, है ना। ये आपको लिखना है कि ये इसने लिखा है इसलिए गलत है। ये काम मैं करता हूं अपने पेपर में ना, जब भी सोल्व करता हूं मैं करता हूं चीजें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा? विलियम शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट, ये तो सबको याद होगा। क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फोस्टस बिल्कुल है, इसी ने लिखा था ये। बेन जॉनसन का एल्केमिस्ट बिल्कुल सही है। और ओलिवर गोल्ड इसमें का द राइवल्स नहीं है, ये कल भी था क्वेश्चन। वो ब्रिंसले, ध्यान है आपको? शेरिडन, बिंसले ने लिखा था ये। तो ये द राइवल्स भी था उसका, और स्कूल ऑफ स्कैंडल कुछ करके भी था, स्कैंडल ऑफ स्कूल या कोई ना, स्कूल ऑफ स्कैंडल, यस वो था। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने द राइवल्स नहीं लिखा, ये गलत हो गया। पर्सी नहीं, वो पर्सी नहीं, बिंसले से पहले भी एक और था ना उसमें, शेरिडन, बिंसले, शेरिडन, और उससे पहले एक शब्द और था, तीन शब्द है उसके अंदर। रिचार्ड बिंसले शेरिडन, यस। कौन सा लिटरेरी पीरियड, ये क्वेश्चन सरल होना चाहिए, इज टर्म्ड एज ऑगस्टन एज? न्यो क्लासिकल एज में 3 पार्ट थे। राकेश रोशन बेटा पता है तुम्हारे को 3 पार्ट कौन कौन से थे न्यो क्लासिकल एज में? पहला पेज पूछ रहा हूं क्वेश्चन। उससे पहले एक एज और थी। अच्छा, न्यो क्लासिकल एज कब से कब तक थी बेटा? तुम्हारे भी एग्जाम चल रहे हैं क्या? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब तुम यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, और कुछ ज्यादा लंबा हो गया, ज्यादा नहीं क्लास ये वाली भी। तुम कब आए थे यहाँ पढ़ने के लिए? सितंबर में आए थे? अपने लंबे चलते हैं ना, सितंबर शुरू में आ गए थे, लास्ट में आए थे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने। 6 महीने का रहता है योजना, है ना। तुम्हें ज्यादा टाइम हो गया होगा, उसी टाइम आए थे लगभग। जुलाई से हो तुम लोग? उससे पहले का भी कोई है जुलाई से पहले का? विभूति जी? अच्छा, तो कब जाओगे यहाँ से अब? जून में जाओगे क्या? जयपुर छोड़ रही है, वापस नहीं आओगे में?
यहाँ की गलियां सुनी कर जाओगे तुम्हें। तो जून जून से बच्चे आ रहे थे को पढ़ने के लिए। ये संस्था फायदे में हो सकती है बताओ आप? फर्स्ट ग्रेड तो हो गया खरा। हाँ ये तो सेकंड है। नहीं बट फिर भी अच्छा उस समय से पढ़ लेते उनके साथ ही, तब तो तुम विदा हो जाते। टाइम मैच नहीं था। तुम्हारा मन था उस समय भी पढ़ने का? ये बाद में मन किए? उस समय नहीं था शायद। चलो तो आप रोशन बता नहीं पाया हमारे को। 1660 से ये है न्यू क्लासिकल एज। इसमें जो पहली एज है 1660 से 1700, ये कौन सी एज है? द रिस्टोरेशन एज, द या फिर एज ऑफ जॉन ड्राइडन, ठीक है ना। फिर 1700 से 1745 ऑगस्टन एज, गोल्डन एज, एज ऑफ पोप, तो यही तो आंसर होगा। और फिर 1745 से 1798 ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये 3 ऐसे पार्ट्स हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। तीनों पार्ट दिए इसने, देखो ना, नहीं ये तो नहीं, गलत दे दिया इसने, ये और ये सही है, बट ये कौन सी एज है? सेंसिबिलिटी वाली, है ना, ऐसे। तो ये ऐसे याद रखोगे तो हो जाएगा। यूपीपीएससी क्वेश्चन भी दिए हैं कुछ मैंने आपको। अब देखो यूपीपीएससी में क्या है, जैसे आरपीएससी है ना, ऐसे यूपी का भी पीएससी है। वहां मतलब लोग कहते हैं, मेरे ना कई स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट के भी पढ़ते हैं कई बार ऑनलाइन वगैरह, ये वो कहते हैं सर आपका तो राजस्थान का कोर्स है ना, एक तो बिल्कुल स्पेसिफाई है, और जब फिर अपना कोर्स जब मेरा मैटर देखते हैं कि सर ये बिल्कुल हमें मतलब ये यूपी के बच्चे बताते हैं कि बस ये पढ़ लिया इनफ। हमारे वहाँ अंत ही नहीं है, उनके ज़्यादा चीज़ें हैं, सिलेबस में ज़्यादा चीज़ें हैं उनके। तो जितना जल्दी हो जाए सिलेबस चेंज होने से पहले कर लो। गवर्नमेंट कभी भी सिलेबस चेंज भी कर सकती है, क्योंकि 2011 चला रहा है सेम सिलेबस, कभी तो इसकी नज़र पड़ेगी तो चेंज भी करना है इसको। वो तो कोई बोल नहीं रहा होगा भाई साहब चेंज करो, 11 10 15 साल हो गए इसको करते करे हुए, और कभी हो सकता है। हालांकि ये नोट्स इतने फाइन हो चुके हैं कि अब चेंज होगा तो हमें बहुत दुख होगा। इस लेवल पे नोट्स कब पहुंचेंगे? कौन सी एलिजी नहीं है? ये एलिजी है, एडोनिस है, टिंटन एबे एलिजी, ये तो वर्ड्सवर्थ की एक नेचर पोएम है जिसमें अपने नेचर और अपने नेचर की सारी अवस्थाओं के बारे में बताता है। जैसे प्रिल्यूड में वो अपनी चारों स्टेज बताता है ना, इसमें भी चारों, फार फ्रॉम अबाउट, टिंटन एबे कर कुछ है इसका, बहुत बड़ा नाम है। रग्बी चैपल ये एलिजी है, मैथ्यू अर्नोल्ड, जो बहुत बड़ा पैसिमिस्टिक है ना। हाँ, फादर और उसके मरने का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो ये नहीं है। रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज लेड बाय मार्टिन लूथर, ये सबसे बड़ा समाज धर्म सुधारक था, रिफॉर्मर था। जॉन विक्लिफ ने शुरू करा था और इसने बहुत ज्यादा काम किया उसके बाद। हु सेड डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स? अपने नोट्स में ऐसे कैसे लाइन है, किसने कही बात ये? जॉन ड्राइडन ने। किसने कही है? और कई बार ये क्वेश्चन आया, सैमुअल जॉनसन ने भी कहा है इनके बारे में, पर उसने क्या कहा? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, एक पूरी एक विंग है, एक संस्था है जिसमें जॉन डन लीडर है। टीएस इलियट ने भी कुछ कहा है इसके बारे में, उसने मेटाफिजिक्स पोएट्री के नाम से एक ऐसे लिखा था और इसके बारे में कुछ परिभाषाएं उसने दी थी। तीनों का नाम है जॉन बनियन, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये एक एलिग्री है जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो जो कहानी बता रहे उसका एक हिडन मीनिंग भी है, और जिस एज में ये लिखते थे वहां एलिग्री का यूज होता था। पिलग्रिम प्रोग्रेस को जाना जाता है ज्यादातर काहे के लिए? प्रीकर्सर ऑफ नॉवेल्स, नॉवल का प्रीकर्सर है, जैसे जॉन लिली का यूफीज और इसका ये दोनों प्रीकर्सर माने जाते हैं, नॉवेल्स की शुरुआत इनसे मानी जाती है। आपको पता लग गया ना क्वेश्चन कैसे आते हैं? और देखो आपको टीचर कर क्या रहा है, कहां से क्वेश्चन उठा के ला रहा है आपके लिए। इट्स अ ह्यूज कलेक्शन, जहां से जो रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया मैंने डाल दिया इस क्वेश्चन पेपर में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके।
कल परसों विभूति बात कर रही थी, सर वो कुछ टेस्ट पेपर अलग से कुछ, मुझे ना कोई अलग से मेहनत करने में बड़ा जोर आता है। जो एक सेट चल रहा है ना ये, इसमें ठीक है। मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चन आपको दे दिए। अभी बात चल रही थी बाहर मैकबेथ के क्वेश्चन, मैंने उसको पेंडिंग करवाया है कि मैकबेथ क्वेश्चन बांध देंगे बच्चों को, वो 3 तो फोटो करा लो क्वेश्चन, क्योंकि वो मोर देन 200 क्वेश्चन हो रहे हैं। नहीं चलाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन को मिक्स करूंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बैच फ्री हो जाए, मेरे नोट्स के बार काम पूरा हो जाए, एग्जाम की डेट से 2 महीने 3 महीने पहले आपका एक पूरा टेस्ट सीरीज चले और वो क्वेश्चन हो उसके अंदर, वो काम करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। वो बेफिक्र हो, मेरे दिमाग में है वो चीज़, बट आपको उससे पहले कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट को बार बार रट लो, नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दो। मैंने कहा था कल पुदना ग्रेड फर्स्ट वालों को नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दो, कविता के टेक्स्ट, ऑफ स्टडीज का टेक्स्ट की एक एक लाइन याद कर लो, ठीक है ना। उसमें सारे क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन को 3 बार कर लो, कोई जरूरत ही नहीं है, हकीकत देखा तो कोई जरूरत ही नहीं, बट फिर भी एक चलो टेस्ट सीरीज से आपको एक नियम और टाइम और वो बैलेंस होता है, वो उस पर बात कर लेंगे। Who among the following is the movement poet? अब देखो मूवमेंट पोएट एक अलग से मैंने बताया था, जो इसको द 50s भी कहते हैं ना, 1950s या पायलन, नहीं पायलन तो ये नहीं है, 1950s कहते हैं इसको, द मूवमेंट कहते हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं इनमें से कौन सा मेंबर है, इनमें से फिलिप लार्किन है। कौन सा है? फिलिप लार्किन जो है वो मूवमेंट पोएट है। टीएस इलियट इमेजिस्ट में आता है, टीएस इलियट न्यू क्रिटिसिज्म में आता है, WH ऑडेन ग्रुप बनाया था इसने, उसका नाम था पायलन, द पायलन, और द 1930s है ना। और फिलिप लार्किन जो है वो द मूवमेंट पोएट में था, फिलिप लार्किन आंसर है। तो मेंबर्स याद करेंगे आप लोग, मेमोरी पे थोड़ा जोड़ डालेंगे तो याद हो जाएंगे, क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा अच्छे याद हो जाएंगे। द टर्म कंसीट, ये तो पता ही आपको किससे जुड़ा हुआ है, मेटाफिजिकल पोएट्री जुड़ा हुआ है। कॉफी हाउस किससे जुड़ा हुआ है, नियो क्लासिकल एज। सुनना बाप, कॉफी हाउस किससे जुड़ा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। और वो कब थी, अभी बात कर रहे थे हम लोग। अब देखो ये शताब्दी सेंचुरी कौन सी होती है, और ये कौन सी है, 18th। ये 18th होगी ना, 19th कैसे जाएगी, 17th और 18th। अब इसमें आंसर क्या है, अर्ली 18th सेंचुरी, अर्ली नहीं है, 1660 तो क्या हो गया, 18th सेंचुरी अर्ली हो सकती है, ठीक है ना। 1660-17 में लेट है। द 19th सेंचुरी वो 1800 शुरू होती तो नहीं है। 16th जो 1500 कुछ में होती तो ये भी नहीं है। 20th वो भी नहीं, तो क्या होगा, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन वो एक दौर से पता चल गया। तो ये दिमाग में डेट रहेगी तो क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग। रियल नेम ऑफ बेलिंडा इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक, फर्मर, क्या नाम था, एराबेला फर्मर, ये उसका ओरिजिनल नेम था। और बैरन का ओरिजिनल नेम क्या था, पीटर द लॉर्ड, पीटर द लॉर्ड। Who said poets are the mirrors of the gigantic shadows of futurity cast upon the present? ये कोई ना कोई क्रांतिकारी विचारक होगा जो ये कहता है कि poets are the mirrors of the gigantic shadows which futurity cast upon the present. पोएट ऐसी चीज होती हैं जो आज जो लिखते हैं ना, वो उसकी झलक, फ्यूचर की झलक वो आज में दिखा देते हैं आपको। मतलब आप इनकी आज पोएम्स पढ़ोगे तो आपको आगे आने वाली दुनिया की झलक उसमें आपको दिखेगी कि वो इमेजिनेशन करके एक नई दुनिया कल्पना करते हैं। जैसे पीबी शैली करता था कि नई दुनिया जो होगी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सपना देखता है कि वो कास्टलेस होगी, वो प्रीस्टलेस होगी, वो किंगलेस होगी। तो वो कहता है कि मैं आज के वक्त का ना सोच करके आगे फ्यूचर का सोच रहा हूँ, और आज मेरी कोई बात जान नहीं रहा, लेकिन जब कभी समझेंगे फ्यूचर में तो इनको मेरी बातें समझ में आएंगी। तो ऐसी बातें कौन करता है। और एक है मैथ्यू, वो क्या नाम उनका, एलिजिटन कंट्री, टॉमस ग्रे, वो कहता है कि मैं आज के वक्त का हूं ही नहीं, मैं तो फ्यूचर का हूं। और वो ये भी कहता है कि मुझे समझना लोगों के लिए आसान नहीं है, उसके लिए आपको कोई एक इंटरप्रेटर चाहिए, है ना। तो वो भी एक ऐसा व्यक्ति रहा है।
पर उसका नाम नहीं तो कंफ्यूजन खत्म ही हो गया। इमेजिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद, देखो इनमें से टीएस इलियट नाम था, उसका दोस्त एजरा पाउंड था, ठीक है ना, और एक जेम्स जोइसी था जिसको एजरा पाउंड ने उसको भी एडिट किया था, टीएस इलियट को भी एडिट किया था। ये तीन तो एक ही कैटेगरी के हैं। और आपको ध्यान है ये इसके ऊपर एक बात भी होती है, कहता है कि जो डीएच है, डू लिटिल, हेलिडा क्या था, हेलिडा एच डी, हेलिडा डू लिटिल एच डी, लड़की होती है कोई जिसके पोएम्स पब्लिश नहीं हो पा रही थी, तो ये कहता है कि मैं इसकी पब्लिश करवा सकता हूँ अगर हमारे ग्रुप से जुड़ जाए, तो एक वो भी है ना। ये डीएच लॉरेंस साहब भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप देना उसमें नाम जो दे रखे हैं पढ़ने, उसमें डीएच लॉरेंस का नाम भी है, शायद एमी लोवेल का नाम भी है ना, एमी फेलिंग्स भी है, एक फ्लिंग्स करके, और एक वो एमी रॉबर्ट करके भी एक नाम, रॉबर्ट का नाम भी है क्या उसमें कुछ, रॉबर्ट नहीं है इसमें, नहीं है, रिचर्ड करके भी एक है, तो ये सारे नाम है। ई कमिंग्स नहीं है, ये भी अमेरिकन है, एजरा पाउंड और टीएस इलियट की तरह अमेरिकन पोएट था ये भी, बट ये इमेजिस्ट नहीं था। तो आपको जो नाम दे रखे हैं ना, इसका मतलब इस क्वेश्चन से क्या पता लग गया, क्यों नाम याद करने, ये आइडिया लग गया। हालांकि ये आरपीएससी में नहीं पूछा गया क्वेश्चन, ये वहां पूछा गया है, बट ठीक है आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा ही है मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, और वो मूवमेंट्स भी तो हैं, तो दो टॉपिक कवर हो रहे हैं, इसलिए कर लो, अच्छा है। आपकी थोड़ा याद करने से ना इसे आपकी मेमोरी भी एक्सपेंड होती है, अच्छा ही है, एक्सपेंड होगी। टाइम आपके पास है अभी, आप इसको खूब टाइम दे सकते हैं, इसको याद करने के लिए 15 दिन और दे सकते हैं, अच्छे से दे सकते हैं, आप बहुत रिच फील करेंगे, सही कह रहा हूं मैं। और कहानियां भी पढ़ लो, वक्त है तो कहानियां भी पढ़ लो इनकी, जैसे फ्री हो जाओ ना एग्जाम से, आप दिमाग लगा लो मैं एग्जाम से फ्री होती हूँ तो लिटरेचर का जड़ पढ़ना, ये जड़ है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा था ग्रेड फर्स्ट में नहीं, अभी किसमें पढ़ा रहा था मैं, हाँ अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, नहीं ग्रेड फर्स्ट वाले पढ़ रहे थे हम, कि उसने अपनी बुक लिखी, चार्ल्स लैम ने, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, अपनी कजन ब्रिजेट के साथ में, चार्ल्स लैम ने, वो एक थोड़ी फेमस हुई थी। तो हमारी क्लास में एक लड़की थी, वो बता रही थी कि सर ये बुक हमने ना एक बार गिफ्ट देने के लिए बच्चों को खरीदी भी थी, तब मुझे ध्यान नहीं था कि किसने क्या, और हमने सर्च किया था गूगल पे कि बुक फॉर चिल्ड्रन, गुड बुक्स फॉर चिल्ड्रन, किसी गिफ्ट करनी थी, तो उसमें ए टेल फ्रॉम शेक्सपियर नाम भी है। तो ऐसे ना कोई लोग गिफ्ट्स करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, देते हैं, वो लोग अलग है, वो उनके लिए लिटरेचर भाई, वो न्याय वो करेंगे टीचर, हम तो इसलिए टीचर बन रहे हैं पैसा कमाना है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश लिटरेचर में ना, मैं ये प्रैक्टिकल दे लूं और वो एसएससी का एग्जाम दे लूं और वो दे लूं, टीचर बनना ही नहीं हमारे को। जब कुछ नहीं बनूंगा वो सब कुछ, तो मैं ये भी रास्ता रखता हूं अपने पास से। तो ये इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पढ़ाई करना। हमारे मेथड्स में पढ़ेंगे आप लोग, मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक इंटीग्रेशनल होता है, मेथड जरूर पढ़ के जाना आप, है ना, एक इंटीग्रेशनल होता है और एक इंस्ट्रूमेंटल होता है। इंस्ट्रूमेंटल मतलब हथियार के रूप में, ये हथियार है जो आपको नौकरी दिला देगा। कई बच्चे केवल इंग्लिश लिटरेचर इसलिए लेते हैं, किसी ने समझाया उनको कि ये ले ले तेरी नौकरी लग जाएगी, सही कह रहा हूं मैं। सब बैठे देखो 6 के 6 उसी विचारधारा से प्रभावित है, किसी समझदार ने सलाह दी है इनको, और तेरे को नौकरी से मतलब है, मैं बच्चों कैसे पढ़ाऊंगा लिटरेचर, अरे उस तो मतलब क्या है, पढ़ाता कौन है, तो नौकरी लग, ठीक है ना, तेरा इंटरेस्ट हो या ना हो, और तेरा इंटरेस्ट होगा तो बच्चा कौन सा पढ़ने आ रहा है, पर वो पढ़ने आएगा अगर आप उसको अच्छे से पढ़ाओ। एग्जाम होने के बावजूद भी आप आते ही नहीं आते हो, कल पेपर आप आ रहे हो नहीं पढ़ रहे, यार कोई काम की चीज मिल जाएगी तो अच्छा ही है। टीचर मेहनत करता है तो बच्चा आता है, पढ़ता भी है। चलो, तो ई कमिंग्स नहीं है। अच्छा,
इसको क्या बोलेंगे हम प्रतीक? TE, हल्म, हाँ शाबाश, एल साइलेंट है। जब दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं ना तो जनरली एक साइलेंट हो जाता है, और यहां एल साइलेंट है, इट्स ह्यूम। और ना ये अब भाई आप खुद पढ़ोगे तो अजीब से पढ़ोगे इसको, तो ये आपको ना देखना चाहिए इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है, खुद का होता है। तो इट्स ह्यूम, TE ह्यूम। इसको हल में, हुल में अगर ये हम बोलेंगे तो ये सही नाम नहीं है। अब बोल तो याद तेरे कुछ बोल सकते हैं, लोग तो कहते ही हैं कि जिससे आपको याद हो जाए ना वो बोलो, ताकि स्पेलिंग तो याद रहे कम से कम। अब ह्यूम में HUM या HU पता नहीं क्या क्या, HUM ही लिख सकते थे हम लोग। हल में लिख बोलोगे तो याद हो जाएगा ये, हल में टी हल में। चलो ये क्या आंसर किया फिर पढ़ने इसका? ये ड्राइडन्स ओल फॉर लव, ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, neoclassical age, restoration age, all for love is a retelling of Shakespeare's Antony and, इसी की कहानी बताई थी। और अगला क्वेश्चन है किस में लिखा गया थे? ब्लैंक वर्स में। तो अपने नोट्स में देखना आप, रिस्टोरेशन एज के अलग अलग ड्रामाज हैं। पहले है कॉमेडी ऑफ मैनर्स या रिस्टोरेशन कॉमेडी वाले, और उसके बाद ब्लैंक वर्स के प्लेज जिसमें जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। अच्छी कहानी है भी। एंटोनी लड़का होता है, क्लियोपात्रा एक हीरोइन होती है, उसका वेट कर रही होती है। अपने उसमें तो है जिक्र इसका, वेस्टलैंड में क्लियोपात्रा वेट कर रही है, डीडो क्लियोपात्रा, है ना। और एज यू लाइक में भी नाम आता है इसका, कि आज तक कोई अगर हीरो हीरोइन मरे हैं तो प्यार के लिए कोई नहीं मरा। ये सब अपने से गलती से कोई हथौड़े से मर गया और कोई उससे मर गया बताते हैं ना वो, ये सब फालतू बात है कि प्यार में जान दे दूंगा मर जाऊंगा, एजुलाइट बोलते हैं, ये सब फालतू बातें हैं। कोई डूब के मर गया और कोई कैसे मर गया, तो ऐसे उसमें इसकी कहानी भी ऐसी है। तो ये इस पे बेस्ड है, और लिखा गया है किसमें? ऑल फॉर लव, ब्लैंक वर्स में। फ्री वर्स तो अब आया है ये मॉडर्न एज में। Who has described Bacon as the wisest, brightest, meanest? Alexander Pope। अच्छा, इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? शाबाश, एंटी क्लाइमैक्स है। तुम क्या बोल रही थी? एसोनेंस। तो समझ है वही तो बोलेगा आदमी। वाइज, ब्राइट, मीन में नहीं है, वाइज और ब्राइट में तो कह सकते हो, बट एक्चुअली एंटी क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल होता है। अच्छा एग्जाम्पल है एंटी क्लाइमैक्स का। एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? कोई चीज बढ़ती बढ़ती बढ़नी चाहिए, ये गिर जाती है एक साथ, उसे बोलते हैं वाइजेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, लेकिन नीच है, तो इसलिए नीचे गिर गया, एंटी क्लाइमैक्स। किसने था आंसर? एलेक्जेंडर। हु इज द एसेइस्ट हु कॉल्ड हिज एसेज डिस्पर्स्ड मेडिटेशन? जो अपने एसेज को डिस्पर्स मेडिटेशन के साथ, कौन है वो? अरे इनमें से आधे क्वेश्चन तो आपको याद ही हो गए ना, आधे तो याद, कितना काम कर तो रहे हम लोग, और क्या चाहिए? आप तो परफेक्ट हो जाए तुरंत ही, बस तू पढ़ा रहे हमारे दिमाग में सेट हो जाए सारी चीजें। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कुछ चीजें तो कठिन है, तो कठिन है, कठिन अपनी वजह से कठिन है ना, पढ़ाई नहीं कभी हमने, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं हो, हम तो केवल 1 वीक 3 से पढ़े, तो कैसे याद रहेगा? तो लेकिन आप बेटा तुम मेहनत कर रहे हो, तुम समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, ये क्या नाम है, आ रहे हैं, और तुम्हारे को भी आ रहे हैं। कहानियां पता है पहले से उस विभूति को, तो आएंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर, ज्योति कई सारे आंसर दे रही, मुझे पता है। तुम्हारे आ रहे हैं बेटा ज्योति? हाँ आ रहे हैं। इसको देखो, जो पढ़ने वाले बच्चों को आएंगे, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा कोई और चीज ज्यादा काम चल रहा है इंपॉर्टेंट, पहले वो करोगे जब तक इधर मामला, फिर पता है लास्ट में क्या कहेंगे? अरे यार वो टॉपिक तो छोड़ ही देते हैं, एक टॉपिक छोड़ने में क्या बुरा है, अपने कौन से पूरे नंबर चाहिए। तो अपने जो 15-20 दिन, कितने दिन हो गए देते हो इसके अंदर? खूब दिन हो गए, खूब। आपका ये चल रहा है, टॉपिक खत्म ही नहीं हुआ है, और इधर भाई साहब इनके 9-10 टॉपिक हो ग्रेड फर्स्ट वालों के 9-10 निपट गए, आपसे पहले फ्री हो निकल जाएंगे। हाँ चलो, ईलिया किससे जुड़ा है? ये तुम्हारे ग्रेड फर्स्ट वाले बता देंगे किससे जुड़ा हुआ है।
पूरी कहानी बता देंगे चार्ल्स लेम की। आज ही पढ़ा, 50 पॉइंट पढ़े हैं उसके अलग अलग। हु इज क्रेडिटेड फॉर पायनियरिंग हिस्टोरिकल नोवेल? वॉल्टर स्कॉट, स्कॉटिश हिस्ट्री बोलते हैं उसको। वेवरले नॉवेल्स, वेवरले नॉवेल्स के नाम से जाना जाता है वॉल्टर स्कॉट। 2 inches of ivory is used for the plots of जैन ऑस्टिन। कल मैंने कहा था, बताया था, 2 inches of ivory क्यों कहते हैं विनाश? क्योंकि लोकेश तू भी जैसा ही हो गया बेटा ना, सब ये जैसे हो रहे। चोर चोर मोसेरे भाई। कहावत सही है, चोर चोर मोसेरे भाई। देखो प्रतीक अलग ही बैठता तुम्हारे से, उसे पता है इनके चक्कर में हो गया ना, ये मुझे और बर्बाद कर लेंगे। चाल भाई काहे पटे छे। तो बेचारा अलग ही रहता है चक्कर में वो। सीखना हो से कुछ बात जरूर क्या करो आपस में। अब देखो सिलेक्शन होना ना होना तो बात अलग है, पर एक मेहनत करना बहुत जरूरी है। जैन ऑस्टिन है। कल विभूति मैंने तुमसे पूछा था, फिर बताया था जवाब इसका मैंने, याद है आपको? किसी और को याद है? चलो गुप्ता आप बताओ। ऐसा कुछ बताया था, नैरो किस सेंस बताया था? लेकिन ये बात सही कह रही है, अब नैरो वर्ड कल यूज किया था मैंने, शॉर्ट भी शायद यूज किया होगा, बट किस सेंस में बोला था? तो 2 इंच तो इतना सा होता है, इतने में कैसे लिखेगी? जैसे चावल पे किसी ने महापौर लिख दिया, नाम लिख दिया चावल पे। हमारा टोंक में रहा हूँ ना मैं, तो वहाँ एक म्यूजियम है, और वो म्यूजियम कोई मुस्लिम करके कोई नाम है, वो जीके में पढ़ा हो शायद आप लोगों ने। तो वहाँ उसपे ना चावल पे कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है, चावल के दाने पर ऐसे 2 इंच के ऊपर पूरा नोवेल लिख देती थी। ये तो मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया ना। प्रतीक आप बताओ। जो ये जानती थी, जो इसने एक्सपीरियंस किया, उसी पे लिखती थी। एक ही जॉनरा जो बोल रहे हो था, ये जिस गांव में रही, वहाँ के जो कैरेक्टर्स, वहाँ की बातें, सेम से कैरेक्टर, सेम सा प्लॉट, चाहे वो प्राइड एंड प्रेजुडिस हो, चाहे वो मैन्सफील्ड पार्क हो, तो थोड़ी सी लिमिटेड जॉनरा एरिया में ही लिखती थी अपनी ब्रश से। जैसे कि लोग आइवरी पर पेंटिंग करते हैं, थोड़ा सा मिलता है। आइवरी जो होती है हाथी दांत, उस पर पेंटिंग करने की जगह ज़्यादा मिलेगी क्या? बस थोड़ी थोड़ी सी, इतना तो होता ही हो, 2 इंच बड़ा होता है, या फिर उसमें भी पेंटिंग तो थोड़ी सी, पूरे में तो पेंटिंग करेंगे नहीं, तो वैसे ही थोड़े से एरिया में लिखती थी, और ज़्यादा इसने प्रयोग एक्सपेरिमेंट नहीं किए। जैन ऑस्टिन उसी के लिए यूज होता है। The early phase of Milton's poetry spans during the Civil War. Identify the period. Civil War आपको ध्यान हो तो 1642 से 1649, 1649 में खत्म ही हो गया वो, इसलिए ये यूज क्या कर रहा है? ये कर रहा है। 1649 में तो फिर वो नई एज आ गई, तो ठीक है, बट अपन को ये पता है तो इससे भी आंसर कर देंगे ना हम लोग, ये हो जाएगा। सिविल वॉर तभी हुआ था। कौन सा फॉलोइंग राइटर्स, इधर कौन जुड़े हुए हैं? अर्चना, अर्चना आंसर दे रही है, ठीक है अर्चना। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग टू द रेनेसेंस पीरियड? रेनेसेंस पीरियड से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? रेनेसेंस तो बहुत बड़ा पीरियड है। इंग्लैंड का रेनेसेंस पीरियड माने तो हम 16th सेंचुरी से मानते हैं, 16th सेंचुरी से, 1500 कुछ से, और वो फिर 1700 1660 न्यू क्लासिकल एज तक का। तो एंड्रयू मार्वल आ जाएगा, मार्लो आ जाएगा, शेक्सपियर आ जाएगा। एंड्रयू मार्वल को उसमें ले लो फिर आप, मेटाफोर, रेनेसेंस से अलग है, ये रेनेसेंस खिलाफ है, मेटाफोरिकल खिलाफ है। बाकी तो टाइम वाइज देखा जाए तो चारों हैं, सुनो, टाइम वाइज देखा है तो चारों हैं, पर ये एंड्रयू मार्वल थोड़ा सा जा करके बाद में जाता है, मिल्टन के साथ में आता है पुरेटिन एज, और ये जकोबियन एज तक खत्म हो जाती है रेनेसेंस, अगर तरीके से देखा जाए तो। और हमने इसलिए एंड्रयू मार्वल को ना जकोबियन एज में मेटाफिजिक्स नहीं पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया मिल्टन के बाद, मिल्टन के बाद पढ़ाया उसको हमने। सिविल वॉर के अंदर साथ था, क्रॉमवेल के साथ में था, और इसने हॉरेशन ऑड भी लिखा था उसके ऊपर, कोई मिस्ट्रेस लिखा है इसने, द गार्डन लिखा है इसने, उस पर भी क्वेश्चन है शायद इसके ऊपर एक।
तो एंड्रयू मार्वल जो है ना, ये मेटाफिजिकल पोएट है, ये पुरेटिन पोएट है। मेटाफिजिकल तो स्टाइल इसका लिखने का, और पीरियड इसका पुरेटिन है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बाहर चला गया उससे। ये तीन तो बिल्कुल अंदर ही हैं, यही एक अलग दिख रहा है इसमें। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर 1560 एंड डायड इन 1616, और जॉन मिल्टन 1608 टू 1674। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इब्सन क्या था, आयरिश या नॉर्वे? नॉर्वे का था, हाँ, नॉर्वे था। प्ले राइट, नाटक लिखता था, और कितने एक्ट के लिखता था? 4 एक्ट्स। और इसका भी ना विषय ये प्रॉब्लम प्लेस लिखता था, ध्यान है आपको, प्रॉब्लम प्लेस, समाज की प्रॉब्लम्स को आपके सामने बताता था। तो डोल हाउस भी तो वही था, विमेन की कंडीशन को बताता है डोल्स हाउस। तो 19th सेंचुरी का है, विक्टोरियन एज में आया था ये हेनरिक इब्सन। नहीं 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 19th सेंचुरी, यस, आया तो उसी में ही है। चार्ल्स डिकन्स से पहले पढ़ा था क्या इसको हमने? 20th सेंचुरी अमेरिकन है नहीं, सेंचुरी आयरिश प्लेराइट है नहीं, है नॉर्वे का ही, पैदा इसमें हो गया। और इब्सन को हमने लिखा है 906, तो पहले लिख चुका है, 19th में लिख चुका है, इसका मतलब पूरा है ना। बट इसको शायद मैंने लिखा है आपको नोट्स में, जीबी शॉ के साथ में है क्या, या चार्ल्स डिकन से पहले है? चार्ल्स डिकन से पहले है क्या? येट्स के बाद तो मॉडर्न एज चला गया ना ये लिखने में, है ना। हाँ, तो कोई नहीं वो, बट ये है नॉर्वे का, और 90 पैदा के हिसाब से वही है। बट वो एक्चुअली हमने क्या, वो प्ले के हिसाब से वहाँ, और शायद इसके बाद जीबी शो है, मुझे ऐसे याद आ रहा है, बाद में जीबी शो है, क्योंकि प्रॉब्लम प्ले हिसाब से लिख दिया मैंने। वो भी प्रॉब्लम प्ले लिखता है, और ये भी क्या लिखता है, प्रॉब्लम प्ले लिखता है। बैटर माई हार्ट, जॉन डन की पोएम है। बैटर माई हार्ट, 3% God for you as yet but knock, breath, shine and seek to man। ये जॉन डन अपने होली सोनेट्स लिखता है, और उसमें भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान तुम मुझे सजा दो, मुझे कष्ट दो, मुझे पनिश करो, मेरे को कूटो, बैटर माई हार्ट। जैसे कि आर्टिस्ट या कोई बर्तन बनाने वाला या गॉड अपने शिष्यों को मारता है, पीटता है, लेकिन वो पीटने से मेरे अंदर सुधार होगा, मुझे आपके दर्शन होंगे, भगवान मुझे प्राप्त होंगे, ऐसी बातें करता है होली सोनेट्स के अंदर। तो नोट्स देखना है इसकी, जो सोनेट्स है उसमें बैटर माई हार्ट भी है, और उसके ब्रेकेट मैंने होली सोनेट लिखा हुआ है, ये होली सोनेट का पार्ट है। तो क्या है ये, होली सोनेट्स। द कॉलर किसने लिखी? जॉर्ज हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट। टेम्पल इसी की पोएम है, जॉर्ज हर्बर्ट। गार्डन जो अभी बात कर रहे थे, एंड्रयू मार्वल, द रिट्रीट, हेनरी वॉगन। ये तीनों, और ये इधर अपना जिसने होली सोनेट लिखा, जॉन डन, ये चारों ही कौन से पोएट्स हैं? मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स, चारों के चारों ही। एक नाम, एक रिचार्ड क्रैशो, और एक नाम और है अब्राहम कॉली, अब्राहम कॉली। ये 6 नाम लिखवा रखे हैं, आपको बताया था आपको, अब्राहम कॉली भी इसमें आता है, और ये 4 ये सब मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। आंसर इसमें होली सोनेट्स हो जाएगा। द कॉलर इज पोएम रिटन बाय कॉलर, जॉर्ज हर्बर्ट। विच पोएम हैज नॉट बीन रिटन बाय एंड्रयू मार्वल? डेफिनेशन ऑफ लव लिखी है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस लिखी है, गार्डन लिखी है, द रिट्रीट नहीं लिखी। ये किसने लिखी है? हेनरी वॉगन ने लिखी है। तो इस तरह से याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा आपको, ये याद होना चाहिए, और याद हो जाएगा। जब आपको याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप नोट से देख देख के लिख तो सकते हो ना। और आप देखना, आपके
पेपर करने मात्र से भी आपको पढ़ने बहुत मजा आएगा। कंसंट्रेशन वाली बात है ना, याद नहीं रहता, याद वो उससे याद रह जाएगा आपको, तो प्रोसेस करके देखो आपको। द वे ऑफ द वर्ल्ड, विलियम कॉनग्रीव, शाबाश, विलियम कॉनग्रीव ने लिखा। कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, रिस्टोरेशन कॉमेडी का, जॉन ड्राइडन के टाइम का है। और ये 4 लोगों का मैंने अलग अलग लिखवाया था, फॉकनर, ये और वो लवलेस, ध्यान आपको, जो केवल कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे लिखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करते हैं, तो उसी का है। और ये रिस्टोरेशन ट्रेजेडी नहीं, रिस्टोरेशन कॉमेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी लिखा है मैंने ऑब्लिक लगा के वहां पे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, विलियम कॉनग्रीव का है ये। जॉन ड्राइडन इन मैक फ्लॉक ने ध्यान होगा आपको, इसका पर्सनल सटायर है। क्या है ये? बहुत गजब का पर्सनल सटायर है। इसी से बाद में एलेक्जेंडर पोप प्रभावित हुआ था और उसने क्या लिखा था? वो तो नहीं लिखा, ये लिखा था। क्या था वो? द डनसिएंट, जो लो लेवल के जो पोएट्स थे ना, उनके ऊपर वो सटायर करता है, पर्सनल सटायर, द डनसिएंट। एलेक्जेंडर पोप ड्राइडन से प्रभावित होकर लिखता है मैकफ्लॉकनो, और मैकफ्लैकनो इसमें अटैक करता है टॉमस सैडवेल के ऊपर। फ्रेंड था और बहुत गजब का वो, मतलब बहुत बुराई करता है इसकी, सटायर करता है, बुराई मतलब कमियों को दिखाता है, निकालता है। रिटर्न टू नेचर किसका है? रोमांटिक, नेचर की तरफ। द वर्क पब्लिश इन 1798, लिरिकल बैलेट्स, जो रोमांटिक एज का मैग्ना कार्टा है, गजब की वो है। द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बिगेन इन 1798, यही रोमांटिक। देखो पीएचडी एडमिशन टेस्ट होता है ना, मैं 18 में या 20 में पढ़ा रहा था, शायद 20 की बात है, तुम्हारे बैच के कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया थे, पेपर लिया ना, ठीक है ना, और उसमें 10-5 क्वेश्चन मिले, ये भी डाल दिए मैंने। तो पीएचडी में कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, वैसे क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट जो पीएचडी का जो होता है एंट्रेंस टेस्ट, ये हो गया। द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लैंड, वो कौन सी ताकतें हैं, कौन सी ऐसे तत्व हैं, कारक हैं, फोर्सेज हैं जो रोमांटिक रिवाइवल लेकर आए इंग्लैंड के अंदर? मॉलेरी एंड रेसिन नहीं पढ़ा हमने कहीं। ग्रीक क्लासिज्म एंड एलिजाबेथन लिटरेचर, ग्रीक क्लासिज्म का सब पे प्रभाव नहीं था, जॉन कीट्स पे तो था, और एलिजाबेथन लिटरेचर थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि पढ़ जाता, लेकिन ये एलिजाबेथन में न जाकर के कुछ तो मिडिल एजेस में गए और कुछ उससे पहले गए, एलिजाबेथन थोड़ा गलत हो गया। लेकिन ये फोर्सेस की बात करें तो रोमांटिक को प्रभावित करती हैं। ज्यादा अच्छा आंसर ये है, फिलॉसफी ऑफ रूसो, जो कहता है मैन इज बॉर्न फ्री बट चेन्ड एवरीवेयर, है ना, कुछ बात करता है। और वो कहता है रिटर्न टू नेचर, वो भी यही कहता है। इसके अलावा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जबरदस्त प्रभाव था इन सब के ऊपर, चाहे लॉर्ड बायरन हो, पीबी शैली हो, इन सब के ऊपर प्रभाव था जबरदस्त उसका। तो ये है वो फोर्सेस, और ये मैंने आपको नोट्स में दिया भी है, किस वजह से रोमांटिक एज का रिवाइवल हुआ, कॉजेस क्या थे। नेम द पोएम कंपोज बाय कॉलरिज एंड वाज इंक्लूड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, क्राइम ऑफ एंशिएंट। तो उसके 4 पोएम में से एक पोएम, तो शुरुआत इससे हुई थी। Which magazine of the Whig party criticized Wordsworth, Coleridge and Lake Poets? Edinburgh Review, जो इनको लेक पोएट्स कहती है, और वो नाम किसने दिया इनको? ये रॉबर्ट साउथिंग, तो सैटेनिक, शाबाश शाबाश। देखो नई लड़की है, शिखा ज्यादा दिन नहीं पढ़ रही है, लेकिन टाइम दे रही है उसको, शाबाश बेटा। एडिनबर्ग रिव्यू, फ्रांसिस जेफरे,
है, हाँ वो एक नाम और था, बट फ्रांसिस जेफरे वाज द मेन कैरेक्टर। विग पार्टी की ये माउथ पीस थी, विग पार्टी। और ये रोमांटिक एज की 4 जो पीरियडिकल्स थे उनमें से एक है एडिनबर्ग रिव्यू, एक है अभी थोड़ी देर नाम पढ़ रहे थे हम लोग, ब्लैकवुड मैगजीन, थर्ड क्वार्टरली या क्वार्टरली रिव्यू, और फोर्थ लंदन मैगजीन। ये चारों थी उस एज में। ये चारों नाम आ गए, देखो आप, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ये मॉर्निंग रोस्ट मैंने कभी देखा नहीं, मॉर्निंग रोस्ट क्या है ये कहीं पढ़ा नहीं मैंने वैसे। ही वॉज एन आर्क एंजल। देखो वैसे अगर आप प्रीफिक्स सफिक्स का वीडियो देखा आप लोगों ने, ARCH आया उसके अंदर, हाँ ये कितनी गजब की चीज है। और मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, पर ठीक है ये बहुत माइनर चीज है, बट अगर आप पढ़ रहे हैं उन चीजों को देखते हो ना तो काम की चीज है। इट्स आर्क यहां पर, और वैसे क्या बोलते हैं इसको, आर्च बोलते हैं। आर्क एंजल, सबसे बड़ा फरिश्ता, लिटिल लेकिन थोड़ा सा डैमेज्ड है। वॉज अ फ्रेज फॉर कॉलरिज यूज बाय, ये किसने कहा कि आर्क एंजल है बट थोड़ा सा डैमेज्ड है, जो सबके बारे में कमेंट्स करता है? मैथ्यू अर्नोल्ड। ये बात मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही, ये बात मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही, आप नोट्स में लिखवा रखा है मैंने, देखो चेक करो। मैथ्यू अर्नोल्ड, आर्क एंजल अ लिटिल डैमेज्ड है, अफीम खाता था इस वजह से उसको ऐसे कहता है, डैमेज था। ये जहाँ आप ST कॉलेज पढ़ोगे ना, वहाँ उसके बारे में कुछ कोटेशंस हैं, कुछ चार्ल्स लैम ने कहे, कुछ मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहे। एक बार चेक करना दे क्या है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कंफ्यूजन के, अगर कहीं चार्ल्स लैम तो नहीं है, उसमें नोट्स चेक कर लो एक बार आप। हो सकता है चार्ल्स लैम ही हो, मैं ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, दोनों की सेंटेंस ऊपर नीचे ही है। चार्ल्स लैम ही दे रखा है, हाँ तो फिर तो चार्ल्स लैम कर लो। ये एक सेंटेंस मुझे भी, क्योंकि दोनों नाम ऊपर नीचे दे रखे हैं वहाँ पे, आर्क एंजल के बारे में अर्नोल्ड का भी सेंटेंस है, चार्ल्स लैम का भी। अर्नोल्ड ने भी कुछ कहा है इसके बारे में, क्या कहा है इसके बारे में, कुछ अर्नोल्ड का सेंटेंस है इसके बारे में, ST कॉलरिज के बारे में? सब कुछ भी नहीं है। शैली के बारे में तो कहा है उसने, औरों के बारे में भी कहा है, बट इसके बारे में नहीं कहा। चलो कोई नहीं, चार्ल्स लैम कर लो इसको, ये गलत है। I woke up one morning and found myself famous, इसमें क्या हो जाएगा, लॉर्ड बायरन। कौन है इसके अंदर, लॉर्ड बायरन। एक दिन मैं उठा और अपने आप को मैं क्या पाया, फेमस, लॉर्ड बायरन। कीट्स वॉज अ पोएट नोन फॉर हिज सेंसुअसनेस, सेंसुअसनेस के लिए जाना जाता है। द पोएट हु अर्न द टाइटल ऑफ द फाउंडर एंड चीफ एग्जाम्पल ऑफ द सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री, वही लॉर्ड बायरन है। सबसे बड़ा इनका सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री का जो बड़ा नेता है, फाउंडर है, चीफ जो एग्जाम्पलर है, वो कौन है? ये लाइन अपने चाहते मैं ऐड कर लेना, आप शायद लाइन है नहीं उसमें नोट्स में ना, तो ऐड कर लेना सैटेनिक, क्योंकि इसी को सबसे ज़्यादा बुराई की थी साउदी ने, और उसी का जवाब इसने ए विजन ऑफ जजमेंट में वापस वही नाम से एक जवाब लिखा था। तो सबसे बड़ा कड़ा प्रहार उसने किसके ऊपर किया था, लॉर्ड बायरन पे। किसने, रॉबर्ट साउदी ने, ए विजन ऑफ जजमेंट में। और फिर उसने ए कर दिया, उसको ए विजन कर दिया। तो मतलब वो विजन ऑफ द जजमेंट है ना, उसके अंदर वो कमेंट करता है, जो भी आप चेक कर लो, विजन ऑफ जजमेंट याद रखो आप, तो ए के नाम से है, मतलब ए और द का चक्कर है बस, ठीक है ना। तो उसको बहुत ज्यादा उसकी क्या की थी, इसने बुराई करी थी लॉर्ड बायरन ने। तो लॉर्ड बायरन ही सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री का एग्जाम्पलर है और फाउंडर है, ठीक है ना, लॉर्ड बायरन। अब हालांकि उसके साथ शैली भी है, दो मेन कैरेक्टर हैं, शैली और बायरन। फिर तीसरा नाम आपको कीट्स का और इनका नाम जोड़ सकते हैं, विलियम हेजलिट है, कीट्स है, इनके 3-4 नाम ऐसे हो सकते हैं। He was expelled from Oxford because of his revolutionary pamphlet The Necessity of Atheism. कौन था वो व्यक्ति, शैली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसको बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि इसने द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म लिखा था, और ये अथीस्ट मतलब कहता है कि धर्म होना ही नहीं चाहिए, धर्म को पालन ही मत करो। इस बात से लोग भड़क गए, गुस्सा हो गए, इसको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया था। नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म लिखा था इसने। He is a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain, was remarked by अर्नोल्ड। ये बात कहता है किसके लिए, शैली के लिए, ठीक है।
अर्नोल्ड टू शैली कि ये ब्यूटीफुल तो है बट इनफेक्चुअल है, ये अपने जो विंग्स है उनको वोइड, खाली ही, व्यर्थ फड़फड़ा रहा है। ये बात अर्नोल्ड ने कही थी किसके लिए? शैली के लिए। अच्छा, कीट्स ने क्या कहा था इस शैली के लिए? तुम्हारे रिफ्ट्स हैं जिनको तुम ओर से फिल कर लो, वो कहता है इसके बाद। कीट्स एज अ पोएट इज अबंडेंटली एंड एनचेंटिंगली सेंसुअस, ये बहुत जबरदस्त सेंसुअस पोएट है। वॉज अ जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय, ये बात किसने कही इसके लिए? कीट्स के लिए कि वो अबंडेंटली और एनचेंटिंगली सेंसुअस है? अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड ने बात कही थी। Who commented the Keats was a Greek? शैली। शैली कहता कि कीट was a born Greek, है ना, born Greek था। शैली ने कही बात। Who is known as Elia? चार्ल्स लैम्ब। Elizabeth Bennet and Darcy are characters in Jane Austen's Pride and Prejudice। उसके ऐसे कैरेक्टर से पूछ सकता है, पर ये ज्यादा देखो क्यों पूछ रहा है कैरेक्टर्स के अंदर, क्योंकि पीएचडी के, सुनो अभी आपको घबरा मत जाना, अपने आरपीएससी क्वेश्चन को ज्यादा देखना आप, वहां कैसे पूछ रहा है। यहां पीएचडी का सिलेबस देखोगे ना आप, तो उसके अंदर जैन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस सिलेबस में मेंशन्ड है, वो टेक्स्ट मेंशन्ड है, तो आसान काम हो गया। अब वो टेक्स्ट पढ़ के आप अपने अगर 20 ही टेक्स्ट हो तो 20 नाम 20 कहानियां याद कर ही लोगे ना आप लोग, जैसे ग्रेड फर्स्ट में हम कर ही रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि सैकड़ों हैं, इसलिए चक्कर पड़ता है। बट ठीक है, इस बहाने से पता नहीं कोई पेपर है सेट कर दे तो आपको ये अप्रोच होनी भी चाहिए कि यार हमें कहानियां और उनके कैरेक्टर्स पता हो तो बेहतर काम हो जाएगा। नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस में ये नहीं है ना ग्रेड सेकंड के अंदर कि एमए प्रीवियस का पढ़ो। हाँ आ सकते हैं, देता भी है वो, उनको बोला भी जाता है कि 10-5 क्वेश्चन ऐसे दो कि जो एक बहुत अच्छे, जो केवल लिटरेचर का स्टूडेंट को फायदा हो, जो ओरिजिनल लिटरेचर का स्टूडेंट है वो 10 क्वेश्चन उसके लिए भी दो लेवल के, ताकि वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि जीके में कमजोर होगा तो वो 5 क्वेश्चन ज्यादा कर लेगा आपसे यहाँ पे, और आप 5 क्वेश्चन करोगे वहां ज्यादा, तो एक थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी वो दे सकता है। नेम द वर्क टर्म्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, किसे कहते हैं? लिरिकल बैलेंस। द विक्टोरियन एज इज कॉल्ड, कॉन्फ्लिक्ट था ना उसके अंदर, हर कोई परेशान है, झगड़ रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, बेचैन है, ठीक है ना, दुनिया खूब आगे बढ़ रही है लेकिन लोगों के मन के अंदर शांति नहीं हो पा रही है, तो रेस्टलेस है, स्ट्रगल है। एक तरफ एरिस्टोक्रेसी वाले लोग हैं, तो एक तरफ डेमोक्रेसी वाले, एक तरफ साइंस, तो एक तरफ रिलीजन है, एक तरफ मैन, तो एक तरफ वुमन है। गरीब अमीर की खाइयां बन रही हैं, इंग्लैंड बहुत आगे पहुंच रहा है लेकिन कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं, ऑपरेशन सप्रेशन और ये सब कुछ चल रहा है। तो ये सही लग रहा है आंसर अपने को। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैक्टेरियन, क्योंकि एक मैगजीन में इनका ये लेख आते थे, इसलिए ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी इसको कहते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है शायद ये, 3rd या 4th क्वेश्चन ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। द नोवेल्स रिटन बाय हार्डी आर नोन एज वेसेक्स। अच्छा, मालगुडी नोवेल्स किसके होते हैं? और लेक नोवेल्स कुछ है ही नहीं, ये सब फालतू की बात है। और वेवरली नोवेल्स वॉल्टर स्कॉट के। द बुक यूफीज, जॉन लिली, जनरली कॉल्ड द प्रीकर्सर ऑफ इंग्लिश नॉवल। इसको भी कई लोग इंग्लिश नॉवल का प्रीकर्सर मानते हैं, जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को मानते हैं ना, तो यूफीज जॉन लिली इसको भी नॉवल को मानते हैं। जॉन लिली किस ग्रुप से आता है? यूनिवर्सिटी विट्स, लिली, ग्रीन, पीले, मार्लो, नैश, किड, ध्यान है वो, उससे ट्रिक से याद रहता है ना वो। ऐसे और ट्रिक बनाओ आप लोग याद करने के लिए। टॉमस मूर का देखा फिर आप लोगों ने? इस मूर में एक एम कम कर दो यार, पता नहीं क्यों उन्होंने डबल एम दिया। बोलने में तो मूर ही बोलते हैं इसको, बट इसकी स्पेलिंग में क्या होता है? MORE होता है, बट ये नाम में बोलने में मूर है वैसे। तो इन्होंने क्वेश्चन दे दिया होगा, देखा आपने किसका आंसर? वो तो नोवेयर होता है, ये सेट इन,
ये एक बिल्कुल एक नई दुनिया थी, जिसकी कहानी पढ़ोगे ना आप तो न्यू वर्ल्ड था, जो बिल्कुल एक नई दुनिया है। ये कहते हैं कि जो अमेरिका है ना, कोई अमेरिगो नाम का कोई व्यक्ति था जो घूम रहा था और उसे एक नई दुनिया मिली, वहाँ कुछ लोग रहते थे जो अलग ही आज़ाद तरीके से रहते थे, एक जगह चीज़ इकट्ठी कर दिया करते थे। तो वो रेफरेंस है इसका। तो नेवरलैंड तो एक अलग आइलैंड है जो किसी और ने खोजा है, द नेवरलैंड है। वो तो अपने नोट्स में ही है, यूटोपिया मीन्स नोवेयर। बताइए। हाँ, तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि इमेजिन कहां से करोगे, इमेजिन किया है, बिल्कुल सही बात है न्यूड बता रहा है। आप क्या कह रही है? बिल्कुल सही है। और जगह थोड़ी है तो कोई, वो ये जगह कुछ नहीं है, एक नई दुनिया है, एक अलग दुनिया है, ये भी कह सकते हो ना आप। तो क्या इमेजिन करता हो कि इस जगह होगी, पर जैसे कहीं होती ही नहीं है, तो इमेजिन में इमेजिन तो है ही वो। ऐसी कोई जगह हो सकती है क्या जहां लोग सब इकट्ठे हों, सब कमा रहे हैं, जो नहीं कमा रहा वो भी वहीं रह रहा है, जो कमा रहे हैं वो भी रह रहे हैं, एक जगह जाके अपना पैसा इकट्ठा कर देते हैं, वहां से पैसा उठा लो जिसको जितना चाहिए, जितनी जरूरत हो, जब काम हो गया वापस रखे उस जगह पैसे। तो ये तो एक काल्पनिक जगह है। यूटोपिया मीन्स इमेजिनेशन। तो वो अपन ने वहां लिखा था कि नोवेयर, ऐसी कोई जगह कहीं है ही नहीं, नोवेयर। तो ऐसा कुछ इसको इंस्पिरेशन मिला इमेजिनेशन करने का, उस अमेरिगो वेस्कियो कुछ नाम से व्यक्ति था कोई, उन्होंने ग्रुप था पूरा, जो इटली के इनके लोग घूमते थे इधर उधर, दुनिया खोज चली रही थी, इसी एज में लोग दुनिया ढूंढ रहे थे, तो वो इमेजिनेशन करता। तो अब मुझे एक बार मुझे वापस देखना पड़ेगा, आप भी देखना इस क्वेश्चन पेपर को आरपीएससी पे, कि इसका आंसर इन्होंने नेवरलैंड ही माना है क्या। क्योंकि मैं आज इसे पढ़ रहा था तो मुझे लगा नेवरलैंड तो एक किसी और ने आइलैंड ऐसा इमेजिनेशन किया है, और इनका इमेजिनेशन द न्यू वर्ल्ड है, अमेरिका के आसपास ऐसी कोई जगह इसने देखी थी, और जब वो पढ़ा इसने टॉमस मूर ने, तो इसने भी इमेजिनेशन कर लिया ऐसा कि यार ऐसी कोई जगह हो जहाँ ऐसा हो जाए, फिर अपना इमेजिनेशन लिखा है इसने, टॉमस मूर ने। और आई थिंक ये 16th सेंचुरी में था ना ये, हाँ, तो 16th सेंचुरी हो गई ना, उसमें इसने जब ये खोज चल भी रही थी, तो मैंने इसका आंसर ये माना है अपने उसमें। मुझे लग रहा है आंसर ये भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा इस तरह देख लें, द न्यू वर्ल्ड, और चेक कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं कि अब आपके ऊपर है, आप इसको रिसर्च करना, इस चक्कर में आपको कई चीजें मिलेंगी, फिर कल मुझे आप बताना कि सर इसको हमने ऐसे पढ़ा। तो मतलब खुले हैं, ये नहीं कि साहब सर गलत हो गए सही हो गए ना, मतलब नेवरलैंड इसलिए क्योंकि नोवेयर है मीनिंग, उस वजह से नेवरलैंड शायद माना उन्होंने। बट ये अमेरिगो से अमेरिका बनता है, और अमेरिका इस जगह नई नई खोजी थी उस समय, जिससे लोगों को लगता है कि यार ऐसे लोग रह रहे हैं जो बड़े आराम से रह रहे हैं। आइडेंटिफाई द dramatist who does not belong to the group of dramatists known as university wits. टॉमस नैश, जिसको मैंने नाश करके बताया था आपको, ग्रीन, किड, ये सब है, ये नाम नहीं, ये भी इसी एज का है इसी एज का, लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं है, उसमें तो नाम फिक्स है, वही नाम है, तो ये उसमें नहीं है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पेनिश ट्रेजेडी, ये यूनिवर्सिटी विट्स का ही है, टॉमस किड, उसने लिखा था स्पेनिश ट्रेजेडी। ट्राइब ऑफ बैन किसे कहा जाता है, ये कैवलियर पोएट्स हैं। कौन होते हैं? कैवलियर पोएट्स, जो उसको फॉलो करते थे बैन जॉनसन को, उनको सन्स ऑफ बैन या ट्राइब ऑफ बैन कहते हैं। पोएट्स हु फॉलोड बैन, पोएट्स हैं, ड्रामेटिस्ट, कॉर्टियर्स, एडमायर्स नहीं, पोएट्स, कैवलियर पोएट्स। द कैरेक्टर बॉटम, ये कैरेक्टर किस में आता है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अब कॉलेज लेक्चरर में ना ये मेंशन्ड है, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, तो उसे कैरेक्टर तो पूछ सकता है, तो शेक्सपियर के वर्क्स में मिडनाइट समर्स भी आता है, और उसमें ये बॉटम एक फनी कैरेक्टर है, मजाक करता है और जोकर टाइप का है। द लाइन्स स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक, ये अपने नोट्स में लाइन एज इट इज,
नॉर आयरन बार्स अ केज, न तो पत्थरों की दीवारों से जेलें बनती हैं और ना आयरन बार से पिंजरे बनते हैं, लोहे की जंजीरों से पिंजरे बनते हैं। ये बात किसने कही थी? रिचार्ड लवलेस ने एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, नाम में भी प्रिजन आ रहा है, जेल की बात हो रही है, और ये लाइन इसी से उठाई गई लाइन है, ठीक है ना। अपने रिचार्ड लवलेस का नाम कहां पर है? रिस्टोरेशन, जो 4 नाम थे विलियम कॉनग्रीव वगैरह, उसमें लवलेस का नाम भी है। एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, रिस्टोरेशन एज, यस, चेक करो देखो उसमें है क्या, उसी में है क्या नाम, रिचार्ड लवलेस, एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। रिस्टोरेशन जॉन ड्राइडन से ऊपर होना चाहिए, उसी में है ना। रॉबर्ट हैरिक है जिसने वो 2 डैफोडिल्स लिखी थी। और किस में आता है? रोमांटिक पोएट्री में, किस में है? कैरोलिन में है क्या? मैं गलत जगह बता रहा हूँ फिर आपको। कैवलियर पोएट्स में है ये। अच्छा, सेकंड वाले पेज के ऊपर दे रखे हैं, कैवलियर में है। रिस्टोरेशन बोल रहा था गलती से मैं, रिस्टोरेशन में तो विलियम कॉनग्रीव और वो नाम है, ठीक है। और ये सारे देखो वही भी तो उसी एज के, वहीं पे ही तो हैं ये सारे। ये एलिजाबेथन एज का है, ये भी एलिजाबेथन एज का है, और ये भी किसका है? एलिजाबेथन एज का है। और ये आ गया उससे बाद वाली एज का, कैवलियर का, ठीक है। हु सेज ऑफ डन ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ये मेटाफिजिक्स को प्रभावित करता है। कौन कहता है? जॉन ड्राइडन उसको प्रभावित करता है, और अमोरस सॉन्ग्स ये सब लिखता है। ये छोटे रूप में आ गया, पहले बड़ा आया था ये। बेकन डिस्क्राइब्स हिज एसेज एज, ये क्वेश्चन कई बार आया देखो इस तरह का। जॉन मिल्टन का एल एलिग्रो, एल पेंसरो और एल्ग्रो। पेंसरो तो पेंसिव मूड की बात करता है, दुखी मूड की, और ये बात करता है मर्थ, खुशी की, हैप्पीनेस की, जॉय की। लेकिन देखो ये सारे वर्ड वही हैं, पर वहां पर ये इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करता है? बहुत ज्यादा खुशी, मर्थ, मर्थ प्रॉपर वर्ड आता है उसके लिए, ज्यादा खुशी के लिए होता है। Which of the following poems was written by John Dryden in praise of restoration and monarchy? एस्ट्रिया रिडक्स, ये आप देखना उसमें लिखा हुआ है कि ये किसकी बात करता है। ये बात करता है रिस्टोरेशन। जॉन ड्राइडन को चार्ल्स सेकंड ने पोएट लोरेट बनाया था, तो उसी की प्रशंसा करने के लिए, उस राजा की, चार्ल्स सेकंड की प्रशंसा करने के लिए ये एस्ट्रिया रिडक्स लिखता है। और चूंकि ये न्यू क्लासिकल है तो ये नाम लेते हैं क्लासिकल, पुराना कोई कैरेक्टर है उसका नाम लेते हैं। और जॉन ड्राइडन ने पोएम लिखी थी इन द प्रेज ऑफ रिस्टोरेशन एंड मोनार्की, राजा की प्रशंसा में, जो वापस रिस्टोरेशन हुआ था उसकी प्रशंसा में, ये वाली पोएम। ये मैक फ्लैकनो, टॉमस एडवेल के ऊपर सटायर था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे हम लोग। और रैली गो लेसी, ये ऐसे ही एक थियोलॉजिकल पोएम है, धर्म को, रिलीजन, ये रिलीजन की बात करता है, धर्म की बात करता है, थियोलॉजिकल पोएम है। और हिंद एंड पैंथर, ये एक कहानी है और इस तरह से है ना, मतलब ये अलग टाइप की, इसमें कुछ वो नहीं है। तो ये है एस्ट्रिया रिडक्स। इन जोनाथन स्विफ्ट द बैटल ऑफ द बुक्स, 2 तरह की बुक्स की लड़ाई होती है, एक एंशियंट बुक्स और एक मॉडर्न बुक्स। किसकी जीत होती है? अच्छाई किसको बताता है वो? चूंकि जोनाथन स्विफ्ट एलेक्जेंडर पोप के साथ वाली एज का है, ऑगस्टन एज का, इट मीन्स वो न्यो क्लासिकल एज का है। तो न्यो क्लासिकल एज वाले किसकी बात करेंगे? अच्छा किसको मानते हैं? क्लासिकल को। तो ये क्लासिकल के साथ में है। ये कहता है कि दोनों स्वीटनेस और लाइट आर एसोसिएट विद द, प्राचीन जो किताबें हैं, जो प्राचीन जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, उसी में स्वीटनेस है, उन्हीं में लाइट है, वही अच्छी चीजें होती हैं। द स्पेक्टेटर बाय एडिशन एंड स्टील वॉज पब्लिश्ड इन, ध्यान आपको, एडिशन और स्टील ये दोनों जो है अपने इसी में, पोप वाली एज में ही।
ऑगस्टन एज में ही ये पीरियडिकल्स लिखना शुरू करते हैं। तो पहले तो शायद केवल जोसेफ एडिसन आया था, है ना, और उसके बाद ये इसके साथ मिल गया 1711 1712, और ये दशक हो गया दूसरा, सेकेंड डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का दूसरा दशक। इसमें स्पेक्टेटर मैगजीन ये पीरियडिकल पब्लिश करते हैं। तो ये डेट्स अगर याद रहती, ये नाम याद रहते, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाते कॉलेज लेक्चरर का, ठीक है ना, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। नो देन दाई सेल्फ, परस्यूम नॉट गो टू स्कैन, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ये लाइन लिखवा रखी है आपको मैंने कि अगर आपको मैनकाइंड की स्टडी करनी है तो आप किसकी स्टडी कर लो, आदमी की स्टडी कर लो। ये अलेक्जेंडर पोप लिखता है एन एसे ऑन मैन। उसके दो एसेस फेमस थे, एसे ऑन मैन और एक एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो ये एन एसे ऑन मैन के ऊपर है, अपने नोट्स पे लाइन भी मैंने दे रखी है आप लोगों को, एन एसे ऑन मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजी, इसमें से कौन सी एलिजी नहीं है। लिसिडेस एलिजी है जो किसने लिखी है, जॉन मिल्टन, ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। थसिस मैथ्यू अर्नोल्ड, किस पे लिखी है, ए एच क्लफ। एंडीमियन ये कोई भी एलिजी नहीं है, एलिजी नहीं है। एंडीमियन तो एक सिंपल नरेटिव पोयम है, ये नरेटिव पोयम है। और इन मेमोरियम ये किसने लिखी है, इन मेमोरियम ऑफ ए एच एच टेनिसन, टेनिसन, टेनिसन ने लिखी थी इन मेमोरियम। तो एंडीमियन जो है ये एलिजी नहीं है। एडोनिस जो पीबीशन लिखी है किसकी डेथ पर है, जॉन कीट्स की डेथ पर। एस्ट्रिक कॉल्स पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, कर्स फॉल्स ऑन द शिप बिकॉज। एक मैरिनर शूट्स एन एल्बेट्रॉस, इसमें क्या करता है, एक एल्बेट्रॉस सी बर्ड होता है जिसको कोई एक मैरिनर, कोई नाविक मार देता है, और उसके बाद वो जो शिप होता है वो कर्स्ड हो जाता है, शापित हो जाता है। वो जो है वो कर्स फॉल्स ऑन द शिप। इसके बाद शिप के ऊपर क्या हो जाता है, एक ये कहानी मैंने बताई भी थी आपको जब हम एसटी कॉलेज को पढ़ रहे थे, समझाया था आपको मैंने। मैरिनर शूट्स एन एल्बेट्रोस, एल्बेट्रो एक बर्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज अटैक्ड बाय बायरन इन हिज पोएम द विजन ऑफ जजमेंट। द ही है, द विजन ऑफ जजमेंट, और उसकी पोएम कौन सी थी, तो ये जो है इसने लॉर्ड बायरन ने किसको क्रिटिसाइज किया था यहां पर, रॉबर्ट साउदी को, रॉबर्ट साउदी को किया था। इससे पहले रॉबर्ट साउदी ने इसको क्रिटिसाइज किया था, और क्या कहा था इसने उनको, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री के हैं, ये शैतान है, ये बहुत गलत लिखते हैं, इरिलीजियस पोएम लिखते हैं। और लॉर्ड बायरन इनका मुखिया था, चीफ एग्जाम्पलर वो था इसका, लॉर्ड बायरन। सेकंड उसका असिस्टेंट कौन था, बराबर टक्कर का था, लेकिन थोड़ा सा कम मान सकते हो क्योंकि ये ज्यादा एग्रेसिव रहता है लॉर्ड बायरन, और वो कम एग्रेसिव है। जैन ऑस्टिन्स नॉवेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिमेंट ऑफ चांस, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, सोशल प्रोपेगेंडा, परफेक्ट पिक्चर ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। प्रोविंशियल यानी कंट्री लाइफ, कंट्री साइड लाइफ, गांव की लाइफ की बात करता है, वहां की परिवार, लड़कियां, शादी कैसे होती है, उन पे बात करता है। इन द टाइटल द एसे ऑफ इलिया, द नेम इलिया स्टैंड्स फॉर चार्ल्स लैम्ब। द लैंग्वेज ऑफ द एज इज नेवर द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। किसी भी एज की जो लैंग्वेज होती है वो पोएट्री की लैंग्वेज जरूरी नहीं है। ये बात टॉमस ग्रे कहता है, क्योंकि वो पैदा हुआ है, उसका लिखना पड़ रहा है उसको न्यू क्लासिकल एज में, जहाँ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका मन कर रहा है लिखने का कॉमन पीपल के बारे में, नेचर के बारे में। तो कह रहा है कि मैं लिख रहा हूँ अलग, तो कोई नहीं, एक राइटर की लैंग्वेज, पोएट की लैंग्वेज, उसकी एज की लैंग्वेज जो जरूरी नहीं है। इसकी जब आलोचना होती है ना तभी बात कहता है। तो ये बात है टॉमस ग्रे की। एस टी कॉलरिज पोएटिक फेथ इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ एन सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। क्या मतलब होता है इसका ममता, नहीं पता, मीनाक्षी, एनीवन इन द क्लास, किसको पता है, ज्योति बताना चाहती हैं आप, बताइए बेटा।
हाँ मतलब बात तो वही है, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि इसका पोएटिक फेथ ये है, ये अपनी पोएम में ये विश्वास रखता है कि हम लोग कई बार ना कोई मोमेंट को लेकर के अगर हमें विश्वास नहीं हो रहा है, डिसबिलीफ कि यार ये तो अल्बेत्रोस पक्षी के मारने से शिप पर कर्स कैसे हो सकता है, ये डिसबिलीफ है आपका और सही भी है, लेकिन आप जानबूझ करके विलिंग सस्पेंशन करते हो, उस डिसबिलीफ को सस्पेंड करते हो, हटाते हो कि मान लो ये जो कह रहा है, ऐसा इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसका जो लिटरेरी बायोग्राफिया है उसमें इस थियरी को ये अच्छे से समझाता है। और वो फैंसी और इमेजिनेशन की बात भी करता है, फैंसी प्राइमरी होता है और इमेजिनेशन सेकेंडरी होता है। तो ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की बात होती है। पैथेटिक फॉलेसी किसका है? जॉन रस्किन। पैथेटिक फॉलेसी कल परसों बताया था आपको, मैंने बताया कि आपको मैंने पैथेटिक फॉलेसी, जब जॉन रस्किन पढ़ रहे थे, इसका पैथेटिक फॉलेसी दिया है इसने। जॉन रस्किन जिससे प्रभावित थे गांधी जी भी, अनटू द लास्ट। जॉन रस्किन, इसने पैथेटिक फॉलेसी को कोइंड किया था। और मैंने क्या बताया था पैथेटिक फॉलेसी किसका ध्यान है? इसमें क्या करते हैं, जो नेचर की चीजें होती है ना, उसको इंसानों के दुख में शामिल करते हैं। नेचर जैसे पर्सोनिफिकेशन होता है ना, बट इसमें दो बातें खास है पर्सोनिफिकेशन में, तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन इसमें यह रेस्ट्रिक्ट करता है कि केवल क्या चीजें हैं, नेचर एलिमेंट्स, नेचर जैसे पेड़ पौधे, आसमान, ये सब चीजें। और ये ह्यूमन बींग्स के इमोशंस को शेयर करते हैं, स्पेशली उनके जो दुख और ये सब चीजें होती है ना उनको। पैथेटिक फॉलेसी, ऐसे आपको एहसास होगा झूठ माट का, फॉलेसी कि यार इनको भी दुख हो रहा है ना, और ये आसमान रो रहा है ना, इस तरह की कुछ लाइंस, ये पैथेटिक फैलेसी में आती है। ये बहुत बाद में आया जॉन रस्किन। पर्सोनिफिकेशन तो पहले चल ही रहा है, ये उसका एक स्पेसिफाइड सेगमेंट हो गया पैथेटिक फॉलेसी। In Britain, the doctrine of art for art's sake was advocated by Walter Pater. Art for art's sake, aestheticism. The essay Modern Fiction was written by, ये तो लास्ट में पढ़ा था हमने, वर्जीनिया वुल्फ। इसने मॉडर्न फिक्शन लिखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे।